गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि पहले जानेंगे हमें कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो परिमेय संख्याओं को जो कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग कक्षा 6 में पढ़ा प्राकृतिक संख्याएँ। फिर हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि जिन संख्याओं से हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिनसे हम किसी चीज़ को गिनते हैं, अगिनती शुरू करते हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के आगे हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएँ। और इसी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी हम सम्मिलित कर दें तब बन जाती है पूर्ण संख्याएँ। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएँ। तो सारी धनात्मक संख्याएँ और जीरो को मिला करके बन जाती है पूर्ण संख्याएं। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं मिला दिया जाए, जैसे कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, बहुत सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। उसके बाद जीरो और प्लस प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो, इन सब को मिला दिया जाता है तो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ये सब हमने कक्षा 6 में पढ़ा है। अब हम कक्षा 7 में जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं जानने के लिए वो संख्याएं जो पूर्णांक में नहीं होती हैं, वो सारी संख्याएं होती हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि a हो गया 3/4, इसको हम लोग कक्षा 5 तक पढ़ते थे कि एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है, यानी भिन्नात्मक संख्याएँ हैं जो, लेकिन जो भिन्न होती हैं ये हमेशा धनात्मक होती हैं। इसके आगे हम रेट नहीं लगा सकते। सिर्फ सभी धनात्मक अपूर्णांक संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है वो धनात्मक संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। लेकिन अब देखो, अब जो बट्टे में लिखी गई है, भिन्न में लिखी गई है, भिन्न की संख्याएं ऋणात्मक भी हो जाती हैं। तो सभी ऋणात्मक भिन्न और धनात्मक भिन्न और जीरो सब मिला करके कहलाती है परिमेय संख्याएं। यानी कि वो सभी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकें वो कहलाती है परिमेय संख्याएं। जैसे होता है 3/5 है ना भिन्न के रूप में, ये भी परिमेय संख्या होगी। 5/8 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। तो ऋण 5/8 ये भी है परिमेय संख्या है। ऋण 3/5 ये भी है परिमेय संख्या है। तो जो ऋण जो भिन्न अगर वाली बात की जाए तो ये 3/5 तो भिन्न है, 5/8 तो भिन्न है, लेकिन ये ऋण 3/5 भिन्न नहीं है और ये ऋण 5/8 भी भिन्न नहीं है। तो सभी भिन्नात्मक संख्याएं और जो भिन्न की ऋणात्मक संख्याएं सबको मिलाकर के आ जाता है परिमेय संख्याएं। इसी को हम शब्दों में अगर लिखते हैं तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं जिनको कि हम P/Q के रूप में लिख सकें। P का मतलब होता है यहाँ एक अंश है और Q क्या है? ये हर है। अंश बटा हर, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो अंश बटे हर के रूप में जिसको हम लिख सकें उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। इसी को कहा जाता है कि उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं जिनको कि हम P/Q के रूप में लिख सकें। यानी कि 3/5 या 2/7 ये सब क्या हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त यहाँ पर और है कि जो Q है यानी हर है, ये हर का मान 0 न हो, यानी Q का मान 0 न हो, हर 0 न हो। जैसे लिखा है 3/0, 3/0, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का मान यहाँ पे 0 हो गया, यानी हर 0 हो गया। जब हर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाने के लिए हर को 0 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो जाए सब परिमेय संख्या है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर लिखा है 0/3 तब क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये कहा गया है Q का मान 0 ना हो, यानी हर 0 ना हो, अंश 0 ना हो, ऐसा नहीं कहा है। इसलिए अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। तो 0/3 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी जिसको हम बटा के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या है। अब आप एक चीज़ और कहेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ है 7, मान लीजिए 7 सिर्फ एक पूर्णांक है, 7 एक पूर्णांक है, कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, ये भी परिमेय संख्या है।
क्यों है? क्योंकि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। 7 को 7/1 लिख सकते हैं। अब हो गया ना अंश बटा हर, तो p/q के रूप में हो गया। तो इसलिए ये सब हो गए परिमेय संख्याएं। तो हमने जाना कि परिमेय संख्या अगर कोई पूछे कि क्या होता है, तो आप सिंपल से कहेंगे कि वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 न हो। वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q का मान 0 न हो। q का मान 0 न हो, ऐसे सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। क्लियर? अब देखो, जैसे कोई पूर्णांक, हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, कुछ भी लिखा हो, जितने पूर्णांक हैं ऋण 2, ऋण 3, 0, ऋण 5, 7, 8, ये सब परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इनको हम सबको बटा 1 कर सकते हैं, सबको बटा 1 कर सकते हैं। जब सब बटा 1 हो गए तो p/q के रूप में हो गए। अब देखो, हर कहीं 0 है नहीं है, सबका हर 1 है, इसलिए ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इसी तरह से आपके अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इसी पे आधारित है कि परिमेय संख्याओं को बताने के लिए। तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखो, अभ्यास 1 का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप किताब में देखिए, जो अभ्यास 1 का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो, जिनका हर 1 हो, जिनका हर 1 हो। देखो अब क्या क्या लिखा है इसमें, देखो पहला सवाल ही दिया हुआ है, ऋण 7, फिर 11, 27, फिर ऋण 45, फिर 71, ये लिखा है। अब इसमें ये कहा है कि इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, और जिनका हर क्या हो? 1 हो। हर क्या हो? 1 हो। तो हर 1 लिखना है। हर क्या होता है? बट्टे के नीचे जो होता है वो हर होता है। सबका हर 1 कर दो, हो गया। तो ये बन गई परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में हो गया और सबका हर भी 1 हो गया। तो पहला सवाल पूरा हो गया, सिंपल। तो इसी को कहेंगे कि वे सभी संख्याएं जिनका हर 1 हो, ऐसे इनको परिमेय संख्या बनानी है। जबकि इनके ऊपर लग गया था ऋण 7, 11, 27, ऋण 45, ये क्या है? एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक को हमने परिमेय संख्या बना दिया बटा 1 करके। क्लियर? अब आगे चलें। अब देखो, ऐसे ही इसी चैप्टर का दूसरा सवाल दिया है कि ऋण 4/5 को, देखो यहाँ पे लिखा है सवाल, देखिए आप किताब में, कि ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, जिनका अंश है। कौन कौन? अंश 8 हो, अंश ऋण 16 हो, अंश 20 हो, अंश ऋण 24 हो। देखो कैसे है सवाल, देखो दिया है कि ऋण 4/5 है, ऋण 4/5 है। इसी को ऐसी परिमेय संख्या में बदलना है कि जिसका अंश क्या क्या हो? देखो अंश क्या हो? 8 हो, जिसका अंश क्या हो? 8 हो। देखो ऋण 4/5 लिखा है, लेकिन हमको लाना क्या है? 8, यानी कि इसमें अंश 8 लाना है। तो इसमें अंश कौन सा है? ऋण 4/5 में अंश कौन सा है? ऋण 4। ठीक, वेरी गुड। ऋण 4 इसका क्या है? अंश है। ऋण 4 इसका अंश है, लेकिन इसको हमको 8 बनाना है। तो कैसे 8 बनाएंगे? तो हम ऐसी संख्याओं का गुणा करें जिससे 8 बन जाए। तो किसका गुणा करेंगे? इसको ऋण 4/5 को हमको ऐसे बनाना है कि जिसका अंश 8 हो, जबकि अंश दिया है ऋण 4। तो कैसे 8 बनेगा? तो 4 का पहाड़ा पढ़ें, देखो कई बार जाता है कि 8 बन जाए। तो कई बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 4 दूना 8, 2 बार जा रहा है ना, 4 दूना 8, 2 बार जा रहा है। यानी कि हम 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों में 2 का गुणा कर देंगे। लेकिन 2 के गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऋण 1 लगा हुआ है तो ऋण 8 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको लाना क्या है? धन 8। ठीक है, जब 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 8 आ रहा है, तो इसलिए हम धन 8 लाना है तो इसका ऋण का गुणा कर दें। तो हमने कहा कि जो करेंगे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। जिस किसी का भी गुणा करेंगे, जिससे करेंगे ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। ठीक, अब देखो, अब 4 दूना 8 तो हो गया और ऋण का गुणा ऋण में हुआ,
हम जानते हैं कि ऋण का गुणा जब ऋण में होता है तो धन होता है। दो समान चिन्ह वाले का गुणा हमेशा धन होता है, चाहे दोनों ऋण रहे चाहे दोनों धन रहे। तो दोनों ऋण है तो इसलिए धन हो गया 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, लेकिन चिन्ह कौन लगेगा, ऋण लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ऋण है लेकिन यहाँ पे ऋण नहीं है। अगर दोनों ऋण होता तो धन लगता है, लेकिन एक ही ऋण है इसलिए यहाँ पे ऋण लगेगा। तो संख्या क्या बन गई 8 बटा ऋण 10, यानी पहले क्या थी, ऋण 4 बटा 5 था, तो ऋण 4 बटा 5 बन गया क्या 8 बटा ऋण 10। क्लियर? अब देखो ऐसे ही अगला है ऋण 16 है, यानी ऋण 4 बटा 5 को हमको बनाना है जिसका अंश क्या हो जाए, ऋण 4 दिया है, लेकिन सवाल में ऋण 16 दिया है, ऋण 16 दिया है, यानी कि जो ये ऋण 4 लिखा है अंश वो ऋण 16 बन जाए। तो फिर वही काम करेंगे कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार, इतनी बार पढ़ो कि 16 आ जाए। तो कई बार पढ़ोगे 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी 4 बार हम पढ़ेंगे। तो हम 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो 4 पढ़े तो 4 चौके 16, और ऋण यहाँ पे है और यहाँ पे ऋण नहीं है इसलिए चिन्ह ऋण का होगा। अगर एक ही ऋण है तो चिन्ह ऋण का होगा, तो यहीं पर ऋण है यहाँ ऋण नहीं है, तो 4 चौके 16, तो ऋण 16 हो गया और ऋण 16 ही लाना था। और नीचे अब तो नीचे क्या हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ पर न तो कोई ऋण है न तो कोई धन है, तो जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है उसको हम धन मानते हैं, तो धन को हम लिखते नहीं हैं। तो 5 चौके 20, यानी वो सवाल क्या बन गया ऋण 16 बटा 20। पहले कितना था ऋण 4 बटा 5, पहले ऋण 4 बटा 5 था, लेकिन अब बन गया ऋण 16 बटा 20, बन गया ऋण 16 बटा 20 बन गया। उसी तरह तीसरा है, इसमें देखो तीसरा क्या दिया है 20, यानी कि ऋण 4 बटा 5 है। अब इस ऋण 4 जो अंश है इसका अंश कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अंश कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। जब अंश 20 होगा तो हर क्या होगा, तो देखो अब ऐसे काम करेंगे। देखो यहाँ 4 है, जैसे ये दोनों किए थे वैसे करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहाँ तक, जब तक 20 न आ जाए। तो 4 पंचे 20, यानी 5 बार पढ़ेंगे तब 20 आ रहा है। इसका मतलब 5 का हम गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे। हमने कहा था गुणा करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे। अब देखो 5 गुणा कर दिए ऊपर नीचे, तो 4 पंचे 20। लेकिन अब देखो दिक्कत कहाँ आई, यहाँ पर देखो ऋण लगा हुआ है, अब यहाँ पे ऋण है नहीं है। जब एक ही ऋण रहेगा तो यहाँ उत्तर में भी ऋण आएगा, लेकिन दोनों ऋण रहता तो धन आता। दोनों ऋण तो है नहीं, इसलिए दोनों ऋण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऋण कर दो, जब ऊपर ऋण करोगे तो नीचे ऋण करना पड़ेगा। अब सही हो गया, अब 20 बनाएगा तो 4 पंचे 20 और ऋण का गुणा ऋण में किए धन हो गया, तो ऋण हट गया। तब नीचे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 पच्चे 25, नीचे वाला 25 हो गया। चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋण लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक ऋण है, यहाँ पर ऋण नहीं है, तो एक ही ऋण है। जब एक ही ऋण रहेगा तो ऋण लगेगा, अगर दूसरा ऋण रहेगा तो धन लगेगा। देखो इसमें 2 ऋण था इसलिए धन हो गया, यहाँ पे एक ही ऋण है इसलिए ऋण होगा। क्लियर? तो इसी तरह से आपका अगला है ऋण 24। ये तो क्या था, एक क था, ठीक, एक क वाला था और ये ख वाला था और ये ग वाला है, और अगला है घ वाला। घ वाले में क्या है ऋण 24, यानी ऋण 4 बटा 5 को हम ऐसी परिमेय संख्या में लिखें कि जिसका अंश जो है ऋण 24 आएगा। क्या आएगा, ऋण 24 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, वही काम फिर करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 तक। तो कई बार जाएगा, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, यानी 6 बार गुणा होगा, 6 का गुणा होगा, ऊपर होगा तो नीचे भी होगा। क्लियर? अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 छक्के 24, और देखो एक ही ऋण है इसलिए यहाँ ऋण हो रहा, और यही ऋण आना चाहिए था क्योंकि सवाल में ऋण 24 है। तो ऋण 24 बटा, अब 5 छक्के 30, तो ऋण 24 बटा 30। यहाँ पर कोई ऋण चिन्ह नहीं है इसलिए अब धन नहीं आएगा। तो ऋण 24 बटा 30, पहले कितना था ऋण 4 बटा 5, अब कितना बन गया ऋण 24 बटा 30। क्लियर? तो इस तरह से दूसरा सवाल हो गया। क्लियर है? आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में समझने के लिए, नहीं तो आप फिर से इसके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलें? क्लियर? चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल जो है बिल्कुल ऐसा ही है। देखो दूसरे सवाल में क्या था कि इसका अंश दिया था, अंश के अनुसार हमको परिमेय संख्या लिखनी थी कि कितना होगा। लेकिन तीसरे सवाल में हर पूछ रहा है कि ऐसी एक परिमेय संख्या दिया हुआ है जो लिखा है 5/7। एक परिमेय संख्या दिया हुआ है ऋण 5/7। अब इस परिमेय संख्या को हमको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश होना चाहिए क्या क्या। देखो अंश पहला क दिया, जिसका अंश क्या होना चाहिए, अंश जिसका होना चाहिए 7, जिसका अंश होना चाहिए जिसका हर लिखा है, जिसका हर होना चाहिए 7। कितना होना चाहिए 7। ऋण 5/7 को हम ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखें जिसका हर, सवाल में हर यहाँ पूछ रहा है तो हर लिखेंगे, जिसका हर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। यानी कि नीचे वाला 7 होगा, ऊपर वाला क्या होगा वो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सवाल देखो, ऋण 5/7 लिखा है, ऋण 5/7 लिखा है। ऋण 7 यहाँ पे है और यहाँ पे आना चाहिए 7। तो ऋण 7 को हम 7 कैसे लाएंगे, ऋण यहाँ ऋण है यहाँ धन है, बस यही अंतर है। तो ऋण को हम धन में कैसे बदलेंगे, ऋण में धन का बदलने का सबसे सरल तरीका यही है कि दोनों में हम देखो 1 का गुणा कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 7 1 का 7, ऋण 7 हो जाएगा, 5 1 का 5, ऋण 5 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या ऋण नहीं लाना है, धन लाना है, तो हम ऋण 1 का गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को ऋणात्मक को धनात्मक बनाना है तो हम ऋण 1 का गुणा कर देते हैं। कोई भी संख्या हो अगर ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाना है तो ऋण 1 का गुणा कर देते हैं। तो वैसे ही देखो यहाँ ऋण है, ऋण वाली संख्या है, इसको धन वाली संख्या बनानी है, ऋण 7 को धन बनाना है तो हम ऋण 1 का गुणा कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले सवाल में देखे थे, जो अंश वाला सवाल था, उसमें भी हमने जब गुणा किया था तो ऊपर नीचे दोनों में किया था। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ऊपर नीचे दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, उसमें अंश था, इसमें हर है, यानी इसमें नीचे वाला दिया है, उसमें ऊपर वाला दिया था। तो ऋण 1 का गुणा कर दिए तो 7 1 का 7 और 2 ऋण है इसलिए यहाँ पर धन हो गया। क्लियर। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ ऋण 5 ऋण 1, 5 1 का 5, यहाँ पर 2 ऋण है इसलिए यहाँ पर धन हो गया। तो क्या बन गया, ये जो ऋण 5/7 था अब बन गया ऋण, जो ऋण 5/7 था ये बन गया 5/7। क्लियर, ये हो गया 5/7। ऐसा ही अगला सवाल है ख वाला। ख वाले में क्या है कि जो ऋण 5/7 है इसका हर, जो ऋण 7 है इस हर को ऋण 14 बनाना है। सवाल में देख लो, सवाल में दिया है, किताब आपके पास होगा तो देखोगे कि ऋण 14 दिया है। क्या ऋण 14 दिया, हर ऋण 14 दिया है। इसलिए हर जो होता है हर वो नीचे होता है, जो हर होता है वो हर नीचे होता है, इसलिए हमने बटा ऋण 14 तो कर दिया। अंश अभी नहीं लिखे हैं, अंश क्या होगा अब इसको हल करने के बाद पता चलेगा। देखो यहाँ 7 है और यहाँ 14 है। अब 7 को हम 14 कैसे बनाएंगे, तो पहाड़ा पढ़ेंगे, जब तक 14 आ नहीं जाता है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, 7 दूना 14 आया, 14 कई बार गया, 2 बार गया। तो इसका मतलब हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी 2 गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 7 दूना 14, 1 का ऋण है इसलिए ऋण चिन्ह लगेगा, ऋण 14 हो गया नहीं हो गया, यही लाना था, यानी हमारा सही है। तब उसके बाद जब ये सही हो गया तो ऊपर वाले सीधे सीधे गुणा कर दो, तो 5 दूना 10, 10 आएगा, ऋण 10 आएगा, ऋण 10 आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में देखो एक ही ऋण है, यहाँ ऋण नहीं है। जब एक ही ऋण रहता है तो ऋण आता है, जब 2 ऋण रहेगा तब धन आ जाएगा, जब 2 ऋण रहेगा तो धन आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे 2 ऋण है इसलिए यहाँ पे धन आ गया, लेकिन यहाँ पे एक ही ऋण है इसलिए ऋण आएगा, एक ही ऋण है ऋण आएगा। जब एक ही ऋण रहेगा तो ऋण आएगा, जब 2 ऋण रहेगा तो धन आ जाएगा। तो आप देखो ग वाला, इस तरह से ग वाला लगा कर देख सकते हो। ग वाला में क्या दिया है, ऋण 4 बटा सॉरी ग वाले में क्या दिया है 21, यानी कि सवाल में जो दिया है ऋण 5/7 है, इसका हर आना चाहिए 21 होना चाहिए, इसका हर 21 होना चाहिए, यानी जो हर ऋण 7 है वो होना चाहिए 21, वो होना चाहिए 21। अब 21 कैसे आएगा, अब 7 का पहाड़ा पढ़ें 21 तक, कई बार जाएगा
3 बार जाएगा। 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, यानी कि हम 3 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में। 7 तिरिक 21 ऋण होगा कि धन होगा? यहाँ पर ऋण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो एक ही ऋण है, एक ही ऋण आएगा तो ऋण 21 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या है 21। तब कैसे लाएंगे? 2 ऋण कर देंगे, इधर भी ऋण कर देंगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे, 2 ऋण कर दिए। अब आ जाएगा 7 तिरिक 21, दोनों ऋण है तो हमने कहा कि 2 ऋण रहेगा तो संख्याएं बन जाती है धनात्मक। तो हो गया क्या 21। ऊपर वाला क्या बनेगा? 5 तिहाई 15, धन की ऋण धन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी 2 ऋण है, जहाँ 2 ऋण रहेगा वो धन हो जाता है। तो 15/21 पहले क्या था? सो जो ऋण 5/7 को हम बना दिए तो बन गया 15/21। क्लियर? अब इस तरह से घ वाला है, घ वाले में दिया है कि हमें इन ऋण 5/7 को ऋण 5/7 में अब इसका हर बनाना है ऋण 35। ऐसा बदलना है कि इसका हर आ जाए ऋण 35। तो फिर वैसे ही काम करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 35 तक जाने के लिए। तो कई बार जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी 5 बार जा रहा है। तो 5 का गुणा कर देंगे हम ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, अब 7 × 5 = 35 हो गया। ऋण होगा कि धन होगा? ऋण होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक ऋण है, 2 ऋण नहीं है, एक ऋण है, इसलिए ऋण हो जाएगा। और हमको यही लाना था, ऋण 35 तो लाना था, यानी हमारा ये सही है। अब क्या हो गया? जब ये ऋण 35 हो गया तो ऊपर वाला क्या होगा? तो 5 × 5 = 25, 25 ऋण होगा कि धन होगा? ऋण होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी एक ही ऋण है, जब एक ही ऋण रहेगा तो ऋण हो जाएगा। तो ये हुआ ऋण 25/35। तो जो ऋण 5/7 था, तो अगर उसका हर ऋण 35 बनाएंगे तो सवाल बन जाएगा ऋण 25/35। क्लियर? आया समझ में? क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब इस सवाल को अब आगे देखो, चौथा सवाल क्या दिया है? चौथा सवाल में दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। जैसे हमने कहा था, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। कौन कौन संख्याएं हैं? देखो क्या क्या है। ऋण 9/ऋण 11, फिर 11/ऋण 17, फिर है ऋण 4/ऋण 19, फिर है 7/ऋण 13, 7/13। अब देखो इसमें कह रहा है कि इसके हर को धनात्मक बनाइए। धनात्मक मतलब जो ऋण लगा हुआ है वो धन हो जाए, जिसका हर में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो नीचे वाला जो हर है ये देखो सब में ऋण लगा हुआ है, ये ऋण हटाना है। ऋण कैसे हटाएंगे? ऋण हटाना है तो ऋण कैसे हटेगा? तो हमने अभी बताया कि किसी भी संख्या को अगर ऋण है उसको धन में बदलना है तो हम क्या करेंगे? ऋण 1 का गुणा कर देंगे, ऋण 1 का गुणा कर देंगे। जैसे लिखा है ऋण 9/ऋण 11, इसको हमें इस हर को धनात्मक बनाना है तो हर ही देखेंगे, धन वही देखेंगे। धन ऋण रहे चाहे धन रहे उससे मतलब नहीं है। जो अंश है, अंश ऋण रहे चाहे धन रहे उससे मतलब नहीं है। करा हर को धनात्मक बनाना है तो हर ही देखेंगे कि हर ऋणात्मक है कि नहीं है। अगर हर ऋणात्मक है तो हम धनात्मक बना देंगे। ऊपर वाला धन हो रहा है, ऋण हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ऋण 11, ऋण 11 को हमें धन 11 बनाना है तो हमने कहा कि ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर दो, ऋण 1 का गुणा कर दो। अब ऋण 1 का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? तो 11 1 का 11। अब देखो 2 ऋण हो गए, हमने कहा जहाँ 2 ऋण होगा वो ऋण हट जाएगा, धन हो जाएगा। तो देखो धन बन गया 11, धनात्मक हो गया। जब 11 बन गया ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 9 1 का 9। इसमें भी देखो 2 ऋण है, इसलिए इसका भी दोनों ऋण हट जाएगा। अब क्या बन गया? 9/11, यानी ऋण 9/ऋण 11 को धनात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा 9/11। उसी तरह से ये देखो 11/ऋण 17 है, 11/ऋण 17 है। अब इसको भी धनात्मक बनाना है तो ऋण 17 में क्या करेंगे? ऋण 1 का गुणा कर देंगे। लेकिन जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो ऊपर नीचे दोनों में ऋण 1 का गुणा कर देंगे। अब करो तो अब 17 1 का 17। देखो अब 2 ऋण है, 2 ऋण है तो धनात्मक हो जाएगा, ऋण गायब हो गया धनात्मक, पॉजिटिव हो गया।
अब इस तरह होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, तो 11 यहाँ धनात्मक था तो 11 1 का 11। अब ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर एक का ही ऋण है, इधर ऋण नहीं है, इसलिए ये ऋण 11 हो जाएगा। जब एक का ही ऋण रहेगा तो ऋण हो जाता है। तो सवाल बन गया ऋण 11/17। ऊपर वाला क्या बन गया था, जहाँ ऋण 9/11 था तो 9/11 बना, लेकिन नीचे वाला जो 11/17 था, 11/17 था, वो बन गया ऋण 11/17। तुम क्या देखे कि जो नीचे वाला ऋण था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। देख लो, जो देखो 17 ऋण कहाँ लगा था, नीचे 17 में, तो ये ऋण कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। जब हम ऋण 1 का गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऋण ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऋण ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर देखो दोनों में ऋण लगा हुआ था, तो जब हम ऋण 1 का गुणा किए तो क्या हुआ कि दोनों ऋण गायब हो गया। यानी कि जब हम धनात्मक संख्याएं बनाएंगे तो अगर अंश और हर दोनों में ऋण है तो दोनों ऋण गायब हो जाएगा। ट्रिक जान लो कि जब हम ऋण 1 का गुणा करेंगे तो दोनों ऋण गायब हो जाएगा, लेकिन जब एक ही ऋण रहेगा तो नीचे वाला ऋण ऊपर चला जाएगा। देखो ऋण 17 था, यहाँ पर ऋण लगा हुआ था, और ऋण चला गया ऊपर ऋण 11 में, क्योंकि ऊपर ऋण नहीं था लेकिन ऋण चला गया ऊपर। इस तरह सब देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है 11 बटा ऋण 11 बटा सॉरी यहाँ पे लिखा है ऋण 4 बटा ऋण 19। अब इसको धनात्मक बनाना है हर को, तो ऋण 1 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा करेंगे तो 19 1 का आएगा 19। अब एक में 2 ऋण है इसलिए धन हो जाएगा, और ऊपर भी 2 ऋण हो गया, 4 1 का 4, इसका भी धन हो जाएगा। देखो दोनों ऋण था, दोनों ऋण गायब हो गया, 4/19 हो गया। अब यहाँ सवाल देखो 7/13 है। अब यहाँ देखो ऋण 13 है, 7 बटा ऋण 13 है। अब ऋण 13 में से ऋण हटाना है तो हम ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर देंगे। जब ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो 13 1 का 13, 13 1 का 13। अब देखो 2 ऋण है, ऋण गायब हो गया, 7 1 का 7, 7 1 का 7। में देखो ये ऋण नहीं है, यहाँ ऋण है, तो एक ही ऋण है तो इसलिए यहाँ पर ऋण रह जाएगा। अब देखो क्या ऋण 13 यहाँ था, ऋण कहाँ था, 13 के पास ऋण था, ऊपर वाला ऋण नहीं था, तो ये ऋण कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो ऋण 7/13 हो गया। तो जब भी ऋणात्मक को धनात्मक बनाएंगे तो ऋण नीचे का ऊपर चला जाता है कि नहीं है। तो इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे सवाल हमने 4 सवाल लगा दिए हैं। अब इसके आगे के सवाल हम अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में डालेंगे, ठीक है। और इसको आप लोग एक बार रिवाइज करके देखिए, समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता तो वीडियो को फिर से देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में हम और अच्छी तरह से आपको बताएंगे। धन्यवाद।